Hello everyone, I am Suman Pal. Here we are discussing about friction topic, coefficient of friction, angle of repose, types of friction, ages of friction. First we recapitulate what is friction. फ्रिक्शन क्या होता है पहले उसको हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं. तो फ्रिक्शन किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग एंड सरफेस इरेगुलरिटीज. किसी सरफेस का इरेगुलरिटीज अनइवन रफनेस मतलब कोई सरफेस कितना अनइवन है, कितना सरफेस उसका फिनिश है. फ्रिक्शन उसको बतलाता है. किसी सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब सरफेस का रफनेस ज्यादा होगा, सरफेस का इरेगुलरिटी ज्यादा होगा. अब कोई सरफेस ऑयली है, स्मूथ है, मतलब वो सरफेस में इरेगुलरिटीज कम है. अब इरेगुलरिटी और सरफेस और फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं. एक सरफेस, इसका रफनेस कुछ ज्यादा है, रफनेस इस सरफेस का ज्यादा है, मतलब इसका सरफेस का इरेगुलरिटीज. इरेगुलरिटी मतलब इरेगुलरिटीज का टर्म ऐसा होता है, ये ऊपर वाला जो है पीक कहलाता है, नीचे का वैली. तो इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज सरफेस का इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज को कुछ ऐसा इंडिकेट करते हैं, मतलब ये पीक हो गया, ये वैली हो गया. ज्यादा सरफेस इरेगुलरिटीज है मतलब दोनों का बीच गैप ज्यादा होगा, ये दोनों के बीच इसका विड्थ ज्यादा होगा, इसका हाइट ज्यादा होगा इरेगुलरिटीज का. मतलब सरफेस रफ रफ ज्यादा है, रफ ज्यादा है मतलब उसका इरेगुलरिटी ज्यादा होगा. यदि सरफेस फिनिश होगा, यदि इरेगुलरिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सरफेस रफनेस, सरफेस इरेगुलरिटीज, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा. सरफेस फिनिशिंग, सरफेस रफनेस मतलब सरफेस एबिलिटी ज्यादा होगा, और सरफेस फिनिश है मतलब ऑयली सरफेस है, यानी सरफेस इरेगुलरिटीज सरफेस इरेगुलरिटीज कम होगा. सरफेस इरेगुलरिटीज कम होगा मतलब कुछ ऐसा होगा, पीक एंड वैली का बीच जो गैप है, पीक हो गया, ये वैली का बीच गैप और इसका जो विड्थ होगा कम होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा. काफी फिनिश होगा तो कैसा हो जाएगा उसका मतलब ये टेबुल है, टेबुल का सरफेस कुछ ज्यादा इरेगुलर है, रफ है, मतलब उसको हम लोग ऐसा कुछ दिखेगा, उसका टॉप सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा. तभी तो इस यदि जो रफ सरफेस को यदि हम कांटेक्ट करते हैं तो आपस में कुछ ऐसा सट जाएगा, पकड़ लगा एक दूसरे को, मतलब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये सरफेस फिनिश है, ऑयली सरफेस है, मतलब सरफेस रिलेटिव कम होगा, मतलब इसमें फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन इसमें लेस होगा. तो हम लोग यहाँ पर देख लिए यदि सरफेस इरेगुलरिटीज और सरफेस रफनेस ज्यादा है मतलब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब वो दो सरफेस, दो इरेगुलर सरफेस और दो रफ सरफेस को यदि हम लोग कांटेक्ट में ला देते हैं तो इसके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा. और यदि कोई स्मूथ सरफेस है, यानी उन दोनों का सरफेस का इरेगुलरिटीज कुछ ऐसा होगा, यानी यदि दो दो सरफेस को यहाँ पर, दो सॉलिड सरफेस को यदि हम यहाँ पर स्मूथ सरफेस को सटा देते हैं कॉन्टेक्ट में और इसको खींचते हैं तो इस इधर फ्रिक्शनल फोर्स जो है कम लगेगा, जो स्टैटिक कंडीशन में है. और जो बॉडी मूव कर रहा है तो स्टैटिक कंडीशन वाला जो सरफेस है, मूव करने वाला सरफेस के मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. तो ये मेरा कांटेक्ट में जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन कम होगा.
फ्रिक्शन इसमें लेस होगा। अब हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, इस पर एक सॉलिड सरफेस रखा हुआ है, रफ सरफेस है, मतलब इसका कुछ इरेगुलरिटीज कुछ ऐसा होगा। ये पीक है, ये वैली है, ये दोनों के बीच इरेगुलर इरेगुलर ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच गैप ज्यादा होगा। पीक और वैली के बीच गैप ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगा, और ये दोनों के बीच का विड्थ भी ज्यादा होगा। तो ये सॉलिड बॉडी जो है, सॉलिड बॉडी, इसका वेट कुछ ऐसा लगेगा नीचे की ओर, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है, ये टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगाएगा इस सॉलिड बॉडी पर, डब्ल्यू आर। यदि बॉडी को हमको इधर मूव कराना है, पी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एज्यूम करते हैं टेबल है, टेबल का जो ये सरफेस है, इस सॉलिड बॉडी पर कुछ इधर लगाएगा, मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ लगा रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स एफ कितना लगा रहा है कि इस बॉडी को हमको मूव करना है। अब एज्यूम करते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स 14 न्यूटन है, तो इस बॉडी को इधर मूव करवाने के लिए हमको 14 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगाना पड़ेगा। हम 30 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये बॉडी मेरा स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। 31 हम किए, कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं। अब इसको फ्रेश फोटो बनाते हैं। ये सॉलिड बॉडी, यदि पी फोर्स लगाए, ये डब्ल्यू लग रहा है मेरा, ये टेबल है, ये सॉलिड बॉडी है, पी फोर्स लगाए, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। स्टार्टिंग में 30 न्यूटन लगाए, ये फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन लगाए, ये बॉडी जो है मूव नहीं करेगा, मतलब ये सॉलिड बॉडी को हम लोग खींच रहे हैं, 30 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो टेबल का सरफेस है, इस पर 40 न्यूटन का लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमको इस बॉडी को मूव करवाने के लिए 40 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगाना पड़ेगा। 31 किए, तब पर भी बॉडी मेरा रुका हुआ है, 32 किए, तब पर भी रुका हुआ है, 40 तक जब आ गए, तब अब हमको मोशन के कंडीशन में ये बॉडी आ गया। मोशन किया नहीं है, लेकिन मोशन के कंडीशन में आ गया। यदि हम 40.1 करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा घिसकेगा, हल्का सा मूव होगा। यदि हम इसको 50 कर दिए, मतलब ये मूव होना स्टार्ट कर देगा। यदि हम 60 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहे हैं, तो ये पूरा स्पीड से चलने लगेगा। तो इस तरह मेरा जी 40 न्यूटन का जो फोर्स हुआ, इसको हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टर्म दिया गया है, ये 40 न्यूटन, मतलब ये 40 न्यूटन का फोर्स यदि हम इधर लगा दिए, मतलब फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स 14 न्यूटन लग रहा है, नहीं, इस बॉडी को इधर मूव करने के लिए हमको पहले 14 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 14 न्यूटन का फोर्स हम इधर जब लगाएंगे, तो ये मूव करने का कंडीशन में आ जाएगा। यदि मेरा, अब यहाँ पर, तो इस 14 न्यूटन फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज को हम लोग देख लिए, एक टेबल है, अब इसको हम लोग फिर से देखते हैं। एक सॉलिड बॉडी रखा हुआ है, यदि ये स्मूथ सरफेस है, मतलब इतना स्मूथ है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इनवर्स में जितना भी सॉलिड सरफेस है, सारा में कुछ न कुछ प्रैक्टिकली उसमें फ्रिक्शन होता है। विदाउट फ्रिक्शन सरफेस ऐसा अवेलेबल नहीं है। वो प्रैक्टिकल हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करके उसको फ्रिक्शन लेस बना सकते हैं, लेकिन जितना भी सरफेस होता है सब में फ्रिक्शन होता है। जैसे विस्कोसिटी, ऑलमोस्ट सारा फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। रेसिस्टेंस, सारा में रेसिस्टेंस होगा, जितना भी वायर है सब में रेसिस्टेंस होगा। अब जैसे हम लोग कुछ कोई गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। एक्सेलरेशन क्यों डेवलप होगा? क्योंकि हम ब्रेक लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी वेरिएशन होगा। अब विदाउट एक्सेलरेशन वाला होगा, मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि हम लोग उसको कुछ प्रैक्टिकल ऐसा करते हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन का भी डेवलप करना है, तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा सॉलिड सरफेस नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, सारा सॉलिड सरफेस में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा?
जीरो लगेगा। तो यदि इस बॉडी को हमको मूव करवाना है, इधर डब्ल्यू इधर लग रहा है और आर इधर लग रहा है, इधर मूव करवाना है, तो हम इस 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मेरा मूव करने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स हमको जो यहाँ पर लगाना पड़ रहा था, अब हमको वो इधर एडिशनल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए थे कि 40 न्यूटन का फोर्स इधर लगाना पड़ रहा है, तो हमको इधर इसको इधर पुल करने के लिए, इधर मतलब इधर मूव करवाने के लिए पहले 40 न्यूटन का फोर्स लगाए, उसके बाद फिर हमको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ा ताकि ये बॉडी मेरा मूव कर जाए। तो यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाए तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लोग 40 न्यूटन का लगा रहे थे उसको हम लोग हटा दिए। तो ये पीस जो फोर्स हमको इधर मूव करवाने के लिए जो लगाना है वो सिर्फ लगाना पड़ेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स एडिशनल। जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अब नहीं लगाना पड़ेगा, पुट नहीं करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहला हम लोग देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फोर्स फॉर फ्रिक्शन मतलब जो बॉडी का मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और जब मोशन के कंडीशन में आया नहीं है, जस्ट आने आ गया है, उसके बाद मोशन हो जाएगा, उस दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब ना तो स्टैटिक है ना तो मोशन में है, जस्ट मोशन के कंडीशन में है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसी को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब ये सॉलिड बॉडी जो है ना तो स्टैटिक कंडीशन में रहा ना तो मोशन कंडीशन में है, मतलब जस्ट ट्रांजिशन फेज में है। बट जैसे वाटर टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री आ गया है, तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो वाटर ही है, वो जस्ट वेपर में कन्वर्ट होना है। जब उसमें लेटेंट हीट आउटपुट कर देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस वो वाला जो स्टेट है जो कन्वर्ट होने वाला ही है, लेकिन वो वाटर भी है, लेकिन वो थोड़ा सा और उसमें हीट देंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फेज यहाँ पर जब है, ये सॉलिड बॉडी है, टेबल का सरफेस ये सॉलिड बॉडी है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर 40 न्यूटन का लग रहा है, तो इस वाली पुल जो हम कर रहे हैं ये भी 40 न्यूटन आ गया है। अब 40 से हम ज्यादा इधर करेंगे तो ये मूव करने लगेगा। तो ये वाला फेज में जो फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन जो लग रहा है, दैट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन आर हो गया, क्योंकि सॉलिड बॉडी है, टेबल का सरफेस है, तो ये डब्ल्यू नीचे लग रहा है, ये टेबल का सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन आर लगा रहा है, तो एफ बाई आर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब इसको देखते हैं, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, जितना नॉर्मल डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखते हैं, जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि हम जीरो कर देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही मेरा फ्रिक्शन को बतलाता है। मतलब फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब सरफेस का इरेगुलरिटी ज्यादा होगा। फिर यदि फ्रिक्शन यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है मतलब सरफेस फिनिशिंग अच्छा है, उसका इरेगुलरिटी कुछ ऐसा है। यदि सरफेस फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छा है तो कुछ ऐसा होगा, उसका टॉप सरफेस, ये मान लीजिए बॉडी है, बॉडी का सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छा है, यानी उसका टॉप सरफेस कुछ ऐसा, उसका इरेगुलरिटी कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसी एक सॉलिड बॉडी का सरफेस कुछ ज्यादा इरेगुलर है और कुछ ज्यादा रफ है, तो उसका कुछ ऐसा ही दिखेगा, कुछ कुछ निकला रहता है ना, ऐसा ऐसा रहेगा, तो वो इरेगुलरिटीज उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा रहेगा। लेंस में जब देखेंगे प्रयोगशाला में तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ये पीक रहेगा, ये वैली रहेगा, दोनों के बीच हाइट जो है काफी रहता है, इसका विड्थ भी ज्यादा रहेगा। तो इसमें जब दो सरफेस को हम सटा देंगे तो एक आपस में ही पकड़ लेगा, मतलब वो फ्रिक्शन उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे यहाँ पर निकालते हैं, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये सॉलिड सरफेस है, इस पर रखा हुआ है, डब्ल्यू इधर लग रहा है, 1 न्यूटन
ये आर इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन इधर लग रहा है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट ये है, इसको यस एज्यूम करते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट, यस, एंड यस और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा फाई, इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। मतलब नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट यस हो गया, और रिजल्टेंट फोर्स, जिस रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिएक्शन कहलाता है, फाई। तो टेन फाई इजकल टू टेन परपेंडिकुलर बटा बेस एफ बाई आर। तो यहाँ पर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे यहाँ पर हम लोग देखें, रिजल्टेंट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट ये मेरा हो गया। और जब रिजल्टेंट निकालिए, फिर रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो टेन फाई इजकल टू एफ आई आर हो गया। तो ये मेरा हो गया, फाई जो एंगल है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो एफ इजकल टू म्यू आर अभी हम लोग देखे थे, तो आर हो गया, ये आर आर कट जाएगा, पी हो गया, टेन फाई इजकल टू म्यू। ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर हो गया। तो दस द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज जो है, जब कोई सॉलिड सरफेस इंक्लिनेशन प्लेस पन्ने पर रखा हुआ है, तो ये सॉलिड सरफेस है, तो इसका वेट कुछ ऐसा लगेगा। वेट तो हमेशा अर्थ अर्थ की ओर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। ये अर्थ है, तो अर्थ नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। ताकि वो सॉलिड सरफेस कहीं भी रखा रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो उसका हॉरिजॉन्टल हमेशा हमेशा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये एंगल भी अल्फा होगा। तो ये जो दो कंपोनेंट में इसको तोड़े, तो ये डब्लू कॉस अल्फा हो गया, और ये डब्लू साइन अल्फा हो गया। जब इंक्लिनेशन है, मतलब वस्तु इधर, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो वेट ऐसा लगा, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगा। तो इसमें भी एक ऐसा इंक्लिनेशन को ऐसा रहे, हम लोग करते हैं कि अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली चीज है, यदि हम यहाँ पर अल्फा इंक्लिनेशन को, इसको अल्फा इंक्लाइन किए सरफेस को, और इस पर ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो ये अल्फा इंक्लिनेशन पर एक ऐसा कंडीशन होगा, मतलब इंक्लिनेशन पर, कि ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट ये स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड करने के कंडीशन में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, कि इधर हम पुल कर रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आया कि ये मूव करने के कंडीशन में आ गया। तो ये इंक्लिनेशन में इसका एंगल से, मतलब ऐसा एंगल फिक्स हम लोग करते हैं कि अल्फा एंगल पर रखे हम लोग, मतलब एज्यूम करते हैं 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट जो है इधर स्लाइड नहीं कर रहा, जस्ट स्लाइड करने के कंडीशन में आ गया। मतलब थोड़ा सा और हम इसको एंगल को और थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, मतलब 45 डिग्री है तो 46 डिग्री कर देते हैं, तो ये मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो 45 डिग्री जो एंगल है, 45 डिग्री एंगल जो है, कि ये जस्ट मूव करने के कंडीशन में आ गया इस एंगल पर, और हम 46 किए तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो एंगल होगा 45 क्रिटिकल एंगल, वो एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंक्लिनेशन है, ये 45 डिग्री एंगल है। स्टार्टिंग में हम एंगल को कुछ ऐसा करते हैं, ये 40 डिग्री एंगल है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट वैसा ही रखा हुआ है, कुछ इसमें कुछ नहीं हो रहा। 41
45 करते हैं, 45 डिग्री एंगल पर ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट अब इधर मूव करना के कंडीशन में आ गया। अभी मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने के कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर जो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ये जो एंगल जो कहलाएगा कि ये ऑब्जेक्ट अभी मूव किया नहीं है लेकिन मूव करने के कंडीशन में आ गया है, तो ये एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। मतलब 45 डिग्री पर भी यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी एफ जो बराबर होगा डब्लू साइन अल्फा, जो इधर लग रहा है डब्लू साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये अल्फा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डब्लू बेट है, तो ये डब्लू अल्फा होगा, डब्लू कॉस अल्फा हो गया, इधर डब्लू साइन अल्फा एफ। तो ये अल्फा एंगल जो है, इस अल्फा एंगल पर ऑब्जेक्ट जो है इधर स्लाइड नहीं कर रहा है लेकिन स्लाइड करने के कंडीशन में आ गया। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू साइन अल्फा। जैसे हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रहे थे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये बॉडी जो है मूव नहीं कर रहा है लेकिन मूव करने के कंडीशन में आ गया है, तो वो हम इस उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था उसको हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंक्लाइनेशन से रिलेटेड है, हम सरफेस को कितना इंक्लाइन करें ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव करने के कंडीशन में आ जाए। उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर इंक्लाइन है, एंगल ऑफ रिपोज निकाल रहे हैं, तो कितना एंगल हम सेट करेंगे इस इंक्लाइन प्लेन का ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव करने के कंडीशन में आ जाए। तो ये अल्फा इंक्लाइन हम सेट किए, तो अल्फा एंगल को यहाँ पर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इजिकल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, एंड ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन आर होगा और इधर डब्ल्यू कॉस अल्फा होगा, तो आर इजिकल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा। तो डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा इजिकल टू एफ बाई आर, इक्वेशन 1। इसको ऐसा करते हैं, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इजिकल टू टेन अल्फा एफ बाई आर हो गया, इक्वेशन 1 इसको लिखते हैं। और हम लोग उधर भी देखे थे टेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखे थे टेन फाई इजिकल टू एफ बाई आर आ रहा था, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर दोनों टेन अल्फा इजिकल टू टेन फाई हो गया, तो अल्फा इजिकल टू फाई हो गया। तो इस तरह हम लोग देख लिए लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब इसको हम लोग इसका थ्योरी को देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो व्हेन ए सॉलिड बॉडी स्लाइड ओवर स्टेशनरी बॉडी, stationary solid body, a force is ejected at the surface of contact by the stationary body on the moving body. This force is called the force of friction and is always acting in the direction opposite to the direction of motion. तो फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो स्टेटिक बॉडी है मूविंग बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। The property of the body by virtue of which force is exerted by a stationary body on the moving body to the resist the motion of the moving body is called friction. फ्रिक्शन क्या हो गया कि सॉलिड बॉडी का सरफेस का प्रॉपर्टीज को बतला रहा है, मतलब कितना रफ है, उसमें कितना इरेगुलरिटीज है, तो कितना स्मूथ है, वो प्रॉपर्टीज के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मतलब सॉलिड बॉडी का प्रॉपर्टीज के कारण हो रहा है, मतलब स्मूथनेस है, मतलब वो सॉलिड बॉडी स्मूथ है, मतलब बॉडी का प्रॉपर्टीज है कि वो स्मूथ बॉडी है, वो रफ बॉडी है, बॉडी का प्रॉपर्टीज है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी के द्वारा मूविंग बॉडी के ऊपर रेसिस्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो हियर कंसीडर ए सॉलिड बॉडी प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, सॉलिड बॉडी वेट इज डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड। सेम अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे सारा वही लिखा हुआ है, एक सॉलिड बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इधर बॉडी को मूव करवाना है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू वेट जो है नीचे की ओर लगेगा, और नॉर्मल डायरेक्शन सॉलिड हॉरिजॉन्टल प्लेन सॉलिड सरफेस के ऊपर लगाएगा, सॉलिड बॉडी के ऊपर लगाएगा। तो आर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आर इजकल टू डब्ल्यू हो जाएगा एंड एफ इजकल टू पी
लिमिटिंग ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन में हो जाएगा। मूव कर, जब अभी मूव नहीं कर रहा, मूव करने की कंडीशन में जब होगा तो एफ इजिकल टू पी होगा। जब ये मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, जो मूव करने लगेगा तो इसमें एफ इजिकल टू पी नहीं होगा। या फिजिकल टू पी मूव करने लगेगा तो नहीं होगा, क्योंकि मूव करवाने के लिए यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 40 न्यूटन है तो हमको 40 से ज्यादा लगाना पड़ेगा, 41 लगाना पड़ेगा। तो ये जो 40 और 41 जब ये मूव करने लगेगा तो ये नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बॉडी मेरा इस पर रुका हुआ है लेकिन मूव करने के कंडीशन में है, तब ये मेरा या फिजिकल टू पी हो रहा है। इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, मूव नहीं कर रहा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, so it is denoted by mu. It is defined as the ratio of the limiting force of friction F to the normal direction between two bodies. Mu is equal to limiting of force friction by normal direction. F by R. F is equal to mu R. Angle of friction क्या हो गया? It is defined as the angle made by the resultant of the normal direction R under limiting force of friction F with the normal direction. तो इसको भी हम लोग अब डिस्कस कर लिए थे। तो tan एंगल ऑफ रिएक्शन को फाई से डिनोट किया और tan फाई इक्वल टू म्यू हो गया। तो एंगल ऑफ रिपोज को अभी हम लोग डिस्कस किए थे। जब एंगल ऑफ रिपोज किसी भी इंक्लाइनेशन सरफेस पर होता है, सेम होता है जैसे लिमिटिंग ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किए थे, यहाँ पर भी इंक्लाइनेशन सरफेस पर भी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो वो जो लिमिटिंग ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला जो केस मतलब वो जो कंडीशन होगा, वो जहां पर मेरा वो मूव करने के कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पर इंक्लाइनेशन प्लेस पर मूव कैसे करेगा। ये जो इंक्लाइन सरफेस होता है, इंक्लाइनेशन हम इंक्लाइनेशन काफी इंक्लाइन कर दिए, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो कितना इंक्लाइन करेंगे कि बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने के कंडीशन में आ गया, यदि थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बढ़ा देंगे तो बॉडी मेरा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंक्लाइनेशन प्लेन पर बॉडी नीचे को मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, अब कितना इंक्लाइन करेंगे तो ये मेरा जो क्रिटिकल फेज एंगल आ गया, ये अल्फा आ गया। इसके बाद हम और एंगल बढ़ा देंगे, तो एंगल जितना बढ़ाएंगे उसमें इंक्लाइन सरफेस उतना ज्यादा होगा। तो जो क्रिटिकल एंगल होगा उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। मतलब इस एंगल और एंगल को बढ़ाए मतलब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया। तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको रखना है अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने के कंडीशन में आ गया, तो वो जो क्रिटिकल एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। So the angle of repose is defined as a maximum inclination of a plane at which a body remains in equilibrium over the inclined plane by the resistance of friction only. Consider a body of weight W resting on a rough inclined plane R is equal to normal direction alpha inclination of the plane with the horizontal uh, F is equal to frictional force acting upward along the plane. Let the angle of friction inclination alpha be gradually increased till the body just start sliding down the plane. This angle of inclined plane at which a body just begin to slide down the plane is called angle of repose. तो यहाँ पर हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह हम लोग देखे थे tan फाइ इक्वल टू tan अल्फा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। मेनली दो तरह का फ्रिक्शन होता है। एक बॉडी जब रुका हुआ है, जब स्टैटिक कंडीशन में है, ये बॉडी दोनों स्टैटिक कंडीशन में, तो ये दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब ये बॉडी जब मेरा मूव करने लगा तो ये दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस में, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब दोनों सरफेस एक ही है लेकिन फ्रिक्शन अलग क्यों हो गया, जब बॉडी मूव करने लगेगा तो मोलिक्यूल इसका चेंज होगा, हीट जनरेट होगा, तो कुछ न कुछ तो इसमें चेंज होगा, तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक कंडीशन में तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द टू सरफेस व्हिच आर contact are at rest, the force experienced by one surface is called static friction. Kinetic friction, dynamic friction, if one surface start moving and the other surface is at rest, the force experienced by the moving surface is called dynamic and kinetic friction. तो यहाँ पर टर्म नाम क्यों अलग हो गया इसको भी हम लोग देख लिए। तो यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो जब स्टॉपिंग ए कार, जब हम लोग कार में ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक जब लगता है तो वो फ्रिक्शन के कारण ही लगता है। यदि फ्रिक्शन लेस हो जाए तो फिर वो रुकेगा ही नहीं, कार ब्रेक लगेगा ही नहीं। वॉकिंग एंड रनिंग, हम लोग जो वॉक करते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि पकड़ कर यदि सरफेस मेरा पूरा फिनिश रहे तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। ड्राइविंग ए व्हीकल, जब फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग का कार में ब्रेक लगता है, स्कडी भी होता है। तो कार जो ड्राइव होता है यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाए तो कार ड्राइव ही होगा ही नहीं, स्लिप हो जाएगा।
राइटिंग, तो हम जो राइटिंग लिखते हैं, यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस में लिखेंगे तो लिखाएगा ही नहीं। माचिस माचिस में जब हम लोग माचिस जलाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण नहीं जलता है। स्लाइडिंग ऑन ए गार्डन स्लाइड, मतलब गार्डन में जो बच्चा लोग जो खेलता है, स्लाइड करता है, वो भी वहां पर फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शनलेस हो जाए तो स्लाइड होगा ही नहीं। तो इस तरह फ्रिक्शन का नॉर्मल लाइफ में भी सब जगह यूज है। तो इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस को हम लोग देखे थे। कोई भी फ्रिक्शन में इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस, सरफेस पे इरेगुलरिटी सरफेस जो टर्म है काफी वाइटल है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर आज देख लिए। तो इसका आज ये दूसरा क्लास है। दोनों फ्रिक्शन को समझने के लिए पहला क्लास, आज आज का दूसरा क्लास को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे। आगे भी एक न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे। थैंक यू।